हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं कुमार रूपेश आप सभी का स्वागत करता हूं राइट होराइजन्स एडू पे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का थर्ड सेशन, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो पिछले के जो सेशंस हुए हैं उनमें हमने इस चैप्टर से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक्स को कवर करा है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, है ना। तो आप जाके प्रीवियस सेशन को जाकर देख सकते हैं, ताकि जो भी पीछे के टॉपिक्स हैं ताकि वो अच्छे तरीके से आपका कवर हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सेशन को कंप्लीट करते हैं। आज ये हम लोग का सेशन का लास्ट सेशन होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा था। तो मैंने ये कोशिश करी है कि इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको कराया जाए, ठीक है। तो चलिए, तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो यहाँ पे फर्स्टली क्या है कि आपका एक एक्टिविटी दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि आपको किसी भी लोकल हेल्थ सेंटर के पास चले जाना है, ठीक है। और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में कि नॉर्मल रेंज क्या होता है, मेंस एंड वुमेन्स में हीमोग्लोबिन लेवल्स का जो डिफरेंसेस है वो क्या होता है ना। तो बेसिकली वुमेन्स में आप देखिएगा तो जो रेंज होता है वो 10 to 12 होता है, जबकि मेंस में जो होता है वो होता है 12 to 14 के अराउंड। तो इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। We have seen in previous section that blood transport food, oxygen and waste material in our bodies. तो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि जो फूड है, ऑक्सीजन है एंड वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे बॉडी में क्या होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लास 9th में हमने सीखा कि ब्लड क्या है। तो ब्लड जो है एक बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड जो है एक फ्लूइड मीडियम को कंसिस्ट करता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, जो कि सेल्स में सस्पेंडेड होता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। तो बेसिकली जो प्लाज्मा है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है, और जो नाइट्रोजियस वेस्ट होते हैं जो उसमें डिजॉल्व होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करती है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पल्स। तो जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड कॉपल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, कैरी किया जाता है। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। यानी बिसाइड ऑक्सीजन बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो ब्लड्स के द्वारा जो है क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और नाइट्रोजियस वेस्ट है। तो इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है, हमारे पास एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए, है ना। एक ऐसा ऑर्गन जो कि इसको पुश कर सके, ताकि आगे वो कैरी फॉरवर्ड होते रहे। मतलब जो टारगेटेड सेल्स है, हमारा टारगेटेड बॉडी है या टारगेटेड पार्ट है, जहाँ पे इन सभी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको पहुँचाने के लिए, ब्लड को पहुँचाने के लिए हमको एक ऐसा ऑर्गन चाहिए जो कि इनको पंप करे, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लड का फ्लो होता है वो वेसल्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो वेसल्स में एक प्रेशर क्रिएट करना होगा ताकि वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहे। तो इसके लिए हमको एक पंपिंग ऑर्गन का जरूरत होता है, ठीक है। A network of tubes to reach all the tissues and a system in place to ensure that the network can be repaired if damaged. तो एक तरीके का हमको एक नेटवर्क चाहिए ट्यूब्स का, जो कि सभी टिश्यू तक पहुंच सके और एक ऐसा सिस्टम इंश्योर करे, है ना, इस नेटवर्क के थ्रू, कि जो भी डैमेज हो रहा है हमारे बॉडी में उनको रिपेयर भी कर सके, ठीक है। चलिए, अब है हमारा टॉपिक आवर पंप द हार्ट, है ना। तो जो हार्ट है हमारा ये बेसिकली क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है ना। यानी ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो लेफ्ट साइड में आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है हार्ट का, जिसमें जितने भी इसके ऑर्गन्स हैं वो सभी के नाम्स दिए हुए हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, उनका डायरेक्शन दिया हुआ है, किस तरीके से ब्लड फ्लो का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, है ना, वीना का, उसके बाद ऑर्टा का दिया हुआ है। तो ये सारे किस तरीके से हैं, इनका डायरेक्शन भी दिया हुआ है और किस तरीके से ब्लड्स को फ्लो करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गन, ये डायरेक्शन भी इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो हम चलिए इसको आगे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझते हैं और फिर आएंगे, फिर फिगर को दोबारा समझेंगे, ठीक है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। तो जो बेसिकली हार्ट है हमारा ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे फिस्ट के साइज का होता है, ठीक। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड have to transported by the blood।
क्यों? क्योंकि बेसिकली जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना है ना। द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स, हार्ट के पास डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स होने से बचाता है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड, है ना। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको क्या करना है, लंग्स तक पहुंचाना है ताकि उसको शरीर से हम क्या कर सके, बाहर रिमूव कर सके। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स से फिर कहाँ वापस लाया जा सके, तो हार्ट तक लाया जा सके, ठीक, ताकि जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन रिच ब्लड का हम उसको पंप कर सके रेस्ट ऑफ द बॉडी पे, ठीक। तो बेसिकली हार्ट हमारा क्या करता है कि हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। हमने रिस्पायरेशन में पढ़ा कि रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है हार्ट के थ्रू, और उसके बाद रिस्पायरेशन के बाद जो वेस्ट बचता है, जो नाइट्रोजस वेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम कैसे बाहर निकालें, है ना। तो उसको बाहर निकालने के लिए भी एक नेटवर्क बना होता है ट्यूब्स का, जो कि वापस में आके फिर हार्ट से कनेक्ट होता है और हार्ट फिर उसको क्या करती है, लंग्स की तरफ ट्रांसफर करती है, फिर हमारे वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो एक पूरा हार्ट जो है बेसिकली हमारे पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा पंपिंग चैनल है जो ब्लड्स के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि किस तरीके से हम ऑक्सीजन को सप्लाई करें, किस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करें। इन सभी चीज़ों में वो बेसिकली एक अपना कंट्रोल लगता है। चलिए, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ये जो प्रोसेस है इनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू थिन वॉल अपर चैम्बर। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ये लंग से हार्ट तक पहुंचता है, थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, है ना। तो जो ऑक्सीजन है ये लंग से हमारे हार्ट के उस चैम्बर तक पहुंचता है जिसका स्ट्रक्चर क्या है, थिन वॉल्ड, है ना, मतलब जिसकी दीवारें क्या होंगी, पतली होंगी। चैम्बर ऑफ द लेफ्ट ऑन सॉरी चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट। तो जो हार्ट है हमारा, है ना, इसके लेफ्ट चैम्बर को आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए दो पैसेज दिए गए हैं, एक पल्मोनरी आर्टरीज का और एक पल्मोनरी वेन का, ठीक है। तो बेसिकली जो पल्मोनरी वेन होते हैं इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स से हार्ट तक पहुंचता है, ठीक है। सॉरी, ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स तक सॉरी हार्ट तक पहुंचता है। तो ये जो फर्स्ट हमारा चैम्बर है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये लंग्स से हार्ट को कनेक्ट करता है। तो ये कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड में थिन वॉल अपर चैम्बर है ना, तो ये आर्ट्रियम जो है दोनों साइड ये हमारा क्या कहलाता है, अपर चैम्बर कहलाता है। तो इस अपर चैम्बर में ब्लड्स पहुंचता है। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट कलेक्टिंग द ब्लड। तो जब ये ब्लड को कलेक्ट कर लेता है तो ये क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। आफ्टर कलेक्टिंग ब्लड से ये क्या करेगा, रिलैक्स हो जाएगा। देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा, है ना, यानी फिर उसको क्या करेगा, दबाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या है, जो ब्लड यहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम में कंसिस्ट हुआ, जमा हुआ, ये यहाँ से फिर कहाँ पहुंचेगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक। while the next chamber, the left ventricles relaxes so that the blood is transferred to it। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसको क्या करना होगा, ये रिलैक्स होगा, ठीक है, जिससे क्या है कि इसके अंदर स्पेस बढ़े ताकि वो ब्लड को स्टोर कर सके, so that the blood is transferred to it। when the muscular left ventricles consist in its turn। अब क्या है कि अब इसकी बारी आएगी कि वेंट्रिकल्स जो है वो किस तरीके से फिर ब्लड को आगे फॉरवर्ड करें। Deoxygenated blood comes from the body to upper chamber on the right atrium, है ना। तो जो बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो आफ्टर रेस्पिरेशन हमारे हार्ट्स तक पहुंचता है वेन्स के थ्रू, वो कहाँ पहुंचता है, तो वो पहुंचता है हमारे राइट आर्ट्रियम में, ठीक है। एज इट रिलैक्सेस, यानी रिलैक्स होने का मतलब क्या है कि अपना स्पेस इंक्रीज करेगा ताकि यह मैक्सिमम अमाउंट में क्या कर सके, ब्लड को कैरी कर सके, ठीक। एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, और जब ये राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो ब्लड्स है ये कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारे राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक।
उसके बाद कह रहा है कि dilates this transfer blood to the right ventricles which in turn pumps it to the lungs for oxygenation। और इस ब्लड को फिर वो क्या करता है, फिर जब आप यहाँ से डायरेक्शन देखिएगा तो यहाँ से ये वेंट्रिकल से होते हुए फिर ये कहाँ पहुँचता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक, तो यहाँ से फिर वो कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। यानी हार्ट से लंग्स तक का जो कनेक्शन होता है उसको कनेक्ट करता है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि जिसके ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसको लंग्स से लेकर हार्ट से लेकर लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक, द ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और फिर ब्लड को वो वापस भेज देता है लंग्स के पास ताकि फिर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हो सके, ताकि उधर से फिर जब ब्लड वापस आए तो उधर से ऑक्सीजन को कैरी करके लेके आए। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, है ना, और फिर वो वेंट्रिकल्स के थ्रू वो फिर क्या होगा, बाकी बॉडी पार्ट्स में वो पहुंचेगा, है ना। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टरिया डू। वॉल्व्स इंश्योर दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैक टुवर्ड्स व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी इन दोनों चैम्बर्स के बीच में एक वॉल्व होता है, ठीक है, और ये वॉल्व इंश्योर करता है कि जो हमने ब्लड कैरी किया है, ठीक है, तो जब इसको आगे बढ़ाना हो तो ये फिर यहाँ क्या करेगा, इस वॉल्व को बंद कर देगा, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और अगर यहाँ पे वॉल्व नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये बैकवर्ड फिर चला जाएगा हमारे कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम में। तो इसलिए जितने भी चैम्बर्स हैं इन सारे चैम्बर्स में वॉल्व्स ये इंश्योर करता है कि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ मूव ना करे। ठीक है, तो जितने भी हमारे डिफरेंट इस ऑर्गन के पार्ट्स हैं, चैम्बर्स हैं, इनका अलग अलग स्पेसिफाइड वर्क है। ठीक है, जिसमें वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस तरीके से कैरी करते हैं, उनका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो है जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे बढ़ता है तो ये हमारा ऑर्टा है। ठीक है, ऑर्टा क्या करते हैं, एक थिक वॉल है जो कि आर्टरीज के थ्रू ब्लड्स हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन कैसे इंटर करता है ब्लड्स में, ब्लड से थ्रू, तो ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड ऑफ द लेफ्ट साइड and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। तो ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो चैम्बर है ये प्रिवेंट करता है कि इस दोनों हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो सके। सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और यही सेपरेशन उसके एफिशिएंसी को बढ़ा देता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई हो सके। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। और ये एनिमल्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, सच एज बर्ड्स एंड एनिमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और जिसके कारण क्या है कि ये कॉन्स्टेंट फॉर्म में एनर्जी को मेंटेन करता है ताकि उसके बॉडी का क्या हो सके, टेम्परेचर मेंटेन रहे। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस। जबकि एनिमल्स में क्या है कि इसके पर्पस के लिए, इसका एनर्जी के इस पर्पस के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। तो इनमें जो है, जो बॉडी का टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है उनके इन्वायरमेंट पे। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्स हार्ट। तो बेसिकली जो और एम्फीबियंस है या फिर रेप्टाइल्स है उनके पास 3 चैम्बर हार्ट्स होते हैं, यानी उनके हार्ट में 3 ही चैम्बर होते हैं। एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, है ना, जिसके कारण क्या है, उनको टॉलरेट करना पड़ता है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स मिक्स होते हैं। फिशेस ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ हम फिशेस को देखते हैं, मछलियों को देखते हैं, हैव ओनली 2 चैम्बर, जिनके पास सिर्फ 2 ही चैम्बर होता है। टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, जिसके थ्रू क्या है, हार्ट से ब्लड जो है पंप होता है गिल्स तक। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जहां से वो डायरेक्टली रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पासेज होते हैं। ठीक, दस ब्लड गोज ओनली
once through the heart in the face during one cycle of passage throughout the body, और जिसके कारण जो है ये ब्लड्स एक ही बार थ्रू आउट हार्ट से लेकर जो है एक ही साइकिल क्रिएट होता है, जिसमें ये हार्ट से लेकर बॉडी तक पैसेज क्रिएट करता है, जिसमें एक ही साइकिल में क्या होगा, ब्लड्स का सर्कुलेशन होगा. ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स. दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, है ना. तो बेसिकली वैसे क्या कहते हैं कि सॉरी, वैसे ऑर्गेनिजम्स या वैसे स्पीसीज जिनके अंदर ये जो साइकिल्स होते हैं वो डबल सर्कुलेशन के फॉर्म में, मतलब दोबारा जब होगा तो उसको 2 बार होगा, इसको हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन. ठीक है. तो यहाँ पे आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आप लंग्स का स्ट्रक्चर लंग्स का दिखाया गया है कि लंग्स से कैसे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचती है, फिर ऑर्टा के माध्यम से हमारे बॉडी तक आती है, और बॉडी से आर्टरी के माध्यम से ये कनेक्ट करता है हमारे कैपिलरीज को, और फिर कैपिलरीज के थ्रू ये वेन से कनेक्ट करता है, और फिर वेना केवा के द्वारा ये पहुंच जाता है कहाँ, हमारे हार्ट्स में, और फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये हार्ट से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है. ठीक है. अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जो आर्टरीज है और वेन्स है ना, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है. ठीक. तो बेसिकली हार्ट से जो ऑक्सीजन पहुंचता है हमारे कैपिलरीज तक यानी टिश्यूज तक, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है. ठीक है. इसलिए आर्टरीज का जो वॉल होता है वो थिक होता है, जबकि टिश्यूज के थ्रू जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचते हैं तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है, इसलिए जो वेन्स का स्ट्रक्चर होता है वो थिन होता है. ठीक है. यानी हार्ट के प्रेशर को झेलने के लिए आर्टरीज क्या बना होता है, मोटा बना होता है, थिक बना होता है. ठीक है. सेम चीज जब आप देखिएगा तो यहाँ पे फिर ये रिवर्स होता है ना, यानी हार्ट से लंग्स के बीच जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है ट्यूब्स का, वहां पे ये जस्ट अपोजिट होता है. यहाँ पे जब आप देखिएगा तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है हार्ट तक, जबकि हार्ट से कैपिलरीज तक आप देखिएगा जो ये पैसेज है इसमें आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजन को, जबकि फिर जब हम रिवर्स में चलते हैं तो कैपिलरीज के थ्रू जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में है, तो ये जब हार्ट तक पहुंचता है तो ये वेन्स के थ्रू पहुंचता है, लेकिन जब फिर ये हार्ट से लंग्स तक पहुंचता है तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू पहुंचता है. इट मीन्स कि हार्ट से थ्रू आउट द बॉडी या फिर लंग्स की ओर जो डायरेक्शन होता है वेसल्स का, वहां पे आर्टरीज होते हैं. तो प्राइमरीली आर्टरीज जो है हार्ट से बाहर की तरफ जब ब्लड्स का फ्लो होगा तो वहाँ आर्टरीज अपना रोल प्ले करेगा, और बाहर से जब हार्ट्स की तरफ होगा तो वहाँ पे हमारा वेन्स रोल प्ले करता है. क्यों? जस्ट बिकॉज हमने बताया कि हार्ट का प्रेशर ज़्यादा होता है. ठीक है. तो एक डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि हार्ट से आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज तक ब्लड्स कैरी हो रहा है, तो हार्ट का प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा. ठीक वैसे ही जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में पहुँचती है तो हार्ट के प्रेशर से ये लंग्स तक पहुँचती है, तो यहाँ पे जो हमारे ट्यूब्स है, ब्लड वेसल्स है, इनका मोटा होना जरूरी है ताकि वो हार्ट के प्रेशर को झेल सके. ठीक दूसरी तरफ लंग्स से जो ऑक्सीजन आता है हमारे हार्ट की तरफ, तो यहाँ लंग्स का प्रेशर कम होता है, तो जो वेन है इसको झेल सकती है ना, इसको टॉलरेट कर सकती है, इसलिए वेन्स के थ्रू जो है फिर यहाँ पे पहुंचता है. तो ये हमारा आर्टरीज और वेन का स्ट्रक्चर है. तो आई होप अच्छे से इसको आप लोग समझ गए होंगे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना. तो यहाँ पे आपको दिखाया गया ब्लड प्रेशर किस तरीके से मेजर होता है. ठीक है. तो आप एक्टिविटी अगर आपके घर में डिजिटल है तो आप डिजिटल ही कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके लोकल एरिया में जो हेल्थ क्लिनिक है वहाँ पे जाके आप इसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं. ठीक है. तो इसमें आप देखिएगा जो आपका दिखाएगा आपको डेमो करके, उसमें आप देखिएगा कि आपका जो रीडिंग होता है वो 2 होता है ना, 120 और 80. ठीक है. इसमें देखिए प्रेशर इन कफ बिलो 120 और प्रेशर इन कफ बिलो 80. तो ये जो दोनों डायरेक्शन दिया हुआ है इसको आप अच्छे से समझिए. द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg and डिस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm of Hg, है ना. यानी 2 प्रेशर होता है. ठीक है. ये दोनों प्रेशर क्यों होता है, आप जब इसको आगे पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. तो बेसिकली दोनों तरफ का ब्लड फ्लो होता है वो दिखाया जाता है. तो एक तरफ हमने जैसा भी देखा
कि आर्टरीज में ब्लड फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, और वेन्स के थ्रू जब ये रिपीट होता है तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है, तो इसलिए इसका 80 होता है। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, और या फिर आप अपने लोकल किसी भी हेल्थ क्लिनिक में जाके इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द ट्यूब, ब्लड वेसल्स, है ना। तो ये जो ब्लड वेसल्स है, तो अभी जस्ट हमने देखा कि आर्टरीज और वेन का जो स्ट्रक्चर है उसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट्स टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी जो ये आर्टरीज है ये क्या करते हैं कि ऐसे वेसल्स हैं जो कि कैरी करेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है, और हार्ट से उसको पहुंचाएंगे ऑर्गन्स ऑफ द, अलग अलग जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के वहां तक उनको पहुंचाएंगे ताकि उनको ऑक्सीजन का सप्लाई मिल सके। सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट्स अंडर हाई प्रेशर, है ना, तो जब ब्लड हार्ट से आगे निकलता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा होता है। अभी जस्ट हमने बताया द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, तो आर्टरी जो है क्या है, एक थिक इलास्टिक वॉल होता है, और वेन्स कलेक्ट करता है ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। तो जबकि वेन्स जो है ये ब्लड्स को कलेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन से और इसको वापस लेके आता है हार्ट तक। ठीक है, से सो हम कह सकते हैं दे डू नॉट नीड थिक वॉल, जिसके कारण जो है इसको थिक वॉल का जरूरत नहीं पड़ता है, जस्ट बिकॉज कि ये जो प्रेशर है ये लंबे समय तक नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए वेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये थिन होता है। इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स, लेकिन क्या है कि इनके पास वॉल्व होता है। क्यों होता है वॉल्व? इसलिए कि ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में हो सके। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू smaller vessels to bring the blood in contact with the individual cell। तो जब हम ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं, ब्लड्स को लेके जब हम पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि आर्टरीज डिवाइड हो जाती है छोटे से छोटे वेसल्स में, है ना, ताकि जो ब्लड जो है वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सके हमारे जितने भी इंडिविजुअल सेल्स हैं उनसे। ठीक है, तो एट द एंड हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस के स्टार्टिंग में कि हमारा जो बॉडी है ना, वो न्यूमरस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं, और इन सारे सेल्स को क्या है, रिक्वायरमेंट्स होता है। रिस्पिरेशन में भी हमने पढ़ा, तो ये जो सप्लाई है, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, जिसमें हम जो रॉ मटेरियल्स रिस्पिरेशन के लिए जरूरत होते हैं तो उनको पहुंचाना पड़ेगा सेल के पास, है। तो यही जो छोटे छोटे स्मॉलर वेसल्स होते हैं जो कि आर्टरी से डिवाइड होके ब्लड के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है, सॉरी सेल्स के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करता है। तो यही जो स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। ठीक है, तो यही स्मॉलेस्ट वेसल्स जो है इनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग्स सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। तो जो भी मटेरियल्स का एक्सचेंजेस होता है ब्लड्स के और उनके सराउंडिंग्स में, ये इन्हीं के द्वारा जो है ऑपरेट होता है। ठीक है, द कैपिलरीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। और यही कैपिलरीज फिर एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक साथ दोबारा वापस जुड़ते हैं, किससे, तो वेन से, ताकि जो कॉन्वे ऑफ ब्लड है, यानी जो अलग अलग सेल से जो ब्लड्स आ रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजियस वेस्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको ऑर्गन से और टिश्यू से दूर ले जाया जा सके, है ना, यानी फिर उनको वापस हार्ट तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे ट्यूब्स का नेटवर्क है जिसमें ये सारे इंडिविजुअल सेल के साथ किस तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है टिश्यूज के साथ, ऑर्गन के साथ, है ना, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक, तो जैसा कि अभी तक हम लोग समझते आ रहे हैं कि जो हमारे बॉडी का जो प्राइमरीली फंक्शन है वो प्राइमरीली फंक्शन हमारे सेल और टिश्यूज के द्वारा होता है। तो एट द एंड जो सारे रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट हमारे बॉडीज के द्वारा या हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेटिव सिस्टम है उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सेल को सर्वाइव कराना, है ना, यानी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि सेल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके या फिर वो जिस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बने हुए हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स।
व्हाट हैपन्स इफ द सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स अ लीक। मान लीजिए कि ये जो हमारा सिस्टम ऑफ ट्यूब है, अगर इसमें कहीं पे भी कोई लीक डेवलप होता है। थिंक अबाउट सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। तो मान लीजिए कि कभी जब हम इंजर्ड होते हैं, है ना, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज, है ना। तो प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल फॉर्म में जो लॉस ऑफ ब्लड होता है हमारे इंजर्ड होने के बाद, तो जो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो उसको क्या करना है कि हमारा जो सिस्टम है ये क्या करती है कि उसको मिनिमाइज करती है। क्यों मिनिमाइज करती है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस से जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको हानि पहुंच सकता है ना, उनको लॉस हो सकता है। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसे जो ब्लड लीक हो रही है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं, यानी उसके एफिशिएंसी को घटाते हैं ताकि ब्लड लॉस कम हो सके। इन एडिशन लीकेज वुड लीड्स टू अ लॉस ऑफ प्रेशर which would reduce the efficiency of the pumping system। तो ये जो लीकेज है ये क्या करता है, लीड्स टू लॉस ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर को लॉस कर देता है ताकि जो एफिशिएंसी है ब्लड फ्लो का, है ना, उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, किसमें, पंपिंग सिस्टम में। ठीक है। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज प्लेटलेट्स सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। और इन्हीं चीजों को अवॉइड करने के लिए, है ना, ब्लड है उनके पास क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, और ये ब्लड्स में सर्कुलेट होते रहते हैं पूरे शरीर में, ताकि प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग द क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट्स ऑफ इंजरी। ताकि जिस जगह पे इंजरी हो वहां पे ब्लड लॉस को बचाया जा सके, है ना। तो बेसिकली प्लेटलेट्स जो है ये हेल्प करती है किसी भी इंजरीज में जो हमारा ब्लड लॉस होता है उसको बचाने के लिए ये काम करती है। ठीक है। चलिए अगला ऑर्गन है हमारा, अगला पार्ट है हमारा लिम्फ। ठीक। तो लिम्फ क्या है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। तो एक और अलग प्रकार का फ्लूइड है जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है। तो ये उस पोर्स में प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज के वॉल्स में, जहां पे कुछ अमाउंट में प्लाज्मा भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। जहां पे ये प्लाज्मा, प्रोटीन, है ना, ब्लड सेल्स एस्केप हो जाते हैं कहाँ पे, इंट्रासेलुलर स्पेसेस में इन द टिश्यू टू फॉर्म फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। ठीक है। ताकि क्या हो सके कि हम टिश्यू फ्लूइड को और लिम्फ को क्या कर सके, फॉर्म कर सके। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। ये प्लाज्मा ऑफ ब्लड के सिमिलर ही होता है, बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन, है ना। तो ये कलरलेस होगा और इसके अंदर प्रोटीन कम होगा, है ना, लेस प्रोटीन कंटेन करेगा। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस विच ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इनटू लार्जर वेन। तो बेसिकली लिम्फ क्या करती है, ड्रेन करती है ना। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि क्या है, इंट्रासेलुलर स्पेस से ज्वाइन करता है लार्ज लिम्फ वेसल्स, जो कि फाइनली ओपन होते हैं कहाँ, लार्जर वेन में। ठीक है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। यानी जो भी हमारे एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जो भी वेस्टेज है या फिर जो डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब फैट है हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसका जो एक्सेस फ्लूइड होता है उस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से उसको वापस लेके आता है कहाँ तक, तो ब्लड तक, है ना। यानी ये ओपन होता है हमारे लार्जर वेन में ताकि वहां से उस वेस्ट को फिर बाहर निकाला जा सके। ठीक। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो कुछ सेक्शन हमने इसका प्रीवियस क्लासेस में फोटोसिंथेसिस के दौरान कर लिया होगा और टिश्यूज के दौरान, कि जहाँ पे जो प्लांट टिश्यू है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है। उसी को वाइडली हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as CO2 and photosynthetic energy stored in the chlorophyll containing organs namely leaves। तो हम लोगों ने पहले ये डिस्कस कर रखा है
प्रीवियस क्लासेस में कि जो कंपाउंड्स होते हैं, सिंपल कंपाउंड्स जैसे कि CO2 हमारा या फिर फोटोसिंथेटिक एनर्जी होता है, जो कि प्लांट्स के लीफ में क्लोरोफिल के अंदर क्या करता है, प्रेजेंट होता है ना, स्टोर्ड होता है. द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट्स बॉडीज विल आल्सो हैव टू बी टेकन अप सेपरेटली, है ना. तो और भी तरीके के कई सारे मटेरियल्स होते हैं जिनका जरूरत होता है प्लांट्स के जो बॉडीज है उनको बिल्ड करने के लिए, और उनको सेपरेटली रखना भी पड़ता है ना. फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स, है ना. तो जो सॉइल है ये सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स होता है रॉ मटेरियल के लिए, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और भी तरीके के कई सारे मिनरल्स है. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर ऑक्योर्स थ्रू द part in contact with the soil, namely roots. If the distance between soil containing organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw material can easily diffuse to all parts of the plant body. ठीक है. तो कह रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है इन सारे सब्सटेंस का किसके थ्रू, तो जो पार्ट इन कांटेक्ट विथ सॉइल, ऐसे वैसे पार्ट से जो कि सॉइल के साथ कांटेक्ट इस्टेब्लिश करता है. तो करता क्या है, रूट्स करते हैं, है ना. और इनके बीच एक सेल्फ कंटेनिंग ऑर्गन्स होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, इन सारे स्मॉल एनर्जी रॉ मटेरियल्स को इजिली डिफ्यूज करता है और पूरे प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाता है. बट इफ दिस डिस्टेंस बिकम लार्जर बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लांट बॉडी डिजाइन, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्लांट्स है ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना. तो प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है उसमें वो धीरे धीरे अपने बॉडी डिजाइन को चेंज कर लेते हैं. तो जब चेंज करते हैं तो ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, डिस्टेंस बढ़ते जाता है. तो जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये सफिशिएंट नहीं है कि रॉ मटेरियल्स को जो है लीव्स तक पहुंचाया जा सके, है ना. अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन. और ऐसे परिस्थितियों के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि प्लांट्स का रूट से लेकर लीफ तक जो है एक जो भी सिचुएशन एसेंशियल चीजें हैं, है ना, रॉ मटेरियल है, उनको पहुंचाने के लिए. एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, है ना. तो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स के लिए, अलग अलग पार्ट के लिए, ठीक है, उनके बॉडी डिजाइन के ऊपर डिफरेंट होता है. प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल इन मेनी टिश्यूज, है ना. तो बेसिकली प्लांट्स जो है वो मूव भी नहीं कर सकते हैं, है ना. और प्लांट्स बॉडीज में लार्जर प्रोपोर्शन में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, है ना. एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, और उसके रिजल्ट में क्या है, प्लांट्स को लो एनर्जी का जरूरत पड़ता है. एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जिसके कारण क्या है कि एक स्लो ट्रांसपोर्टिव सिस्टम होता है. दैट डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउ एवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्री, है ना. तो जो बहुत बड़े पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनमें इस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जरूरत पड़ता है ताकि वो रॉ मटेरियल्स को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके, उनको लीव्स तक पहुंचा सके, है ना. तो हमारे तरह ही, ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही प्लांट्स में भी एनर्जी रीड्स का जरूरत होता है, क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन अलग होता है, अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं. लेकिन मोस्टली प्रोपोर्शन में क्या देखा जाता है कि उनके अंदर डेड सेल होता है ना. तो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो लो होता है, ठीक. इसीलिए एक स्लो ट्रांसपोर्टिव सिस्टम भी इनके लिए सफिशियंट होता है, ठीक. इसी चीज में हम लोग आगे देखते हैं. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स. तो प्लांट का जो ट्रांसपोर्टिव सिस्टम है ये क्या करती है, एनर्जी को मूव करती है, स्टोर करती है फ्रॉम लीव्स, है ना, और जो रॉ मटेरियल्स है रूट्स को, उसको ऑब्टेन करती है. दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स. और ये जो पाथवे है ये इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग ट्यूब्स के फॉर्म में. वन द जाइलम, जिसमें एक हमारा क्या है, जाइलम, मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, जो कि क्या करता है, वाटर से जो ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को, है ना, सॉइल से. द अदर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और दूसरा टिश्यू हमारा फ्लोएम जो कि ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो भी प्रोडक्ट्स प्रिपेयर होता है उसको लीफ से अलग पार्ट ऑफ द प्लांट तक क्या करती है, पहुंचाती है. वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिश्यू
इन डिटेल इन क्लास 9th। तो हम लोगों ने क्लास 9th में हमने टिश्यू पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का हम लोगों ने फंक्शन भी पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये फंक्शन होता कैसे है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे प्रोसेस होता है, यानी जाइलम किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करती है ताकि सॉइल से जो है वाटर को अपहोल्ड करके रूट से स्टीम तक या फिर लीफ तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। इन जाइलम टिश्यू vessels are tracheids of the roots, stem and leaves are interconnected to form continuous system of water conducting channel reaching all parts of the plant। तो जो वेसल्स है और ट्रेकियार्ड्स हैं रूट्स में, स्टेम में एंड लीव्स में, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना, जिसमें ये कंटिन्यूस सिस्टम बनाते हैं वाटर कंडक्टिंग चैनल्स, जिसके थ्रू प्लांट्स के हर एक पार्ट्स तक इनका सप्लाई हो सके। एट द रूट सेल इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, है ना, और रूट्स में क्या है कि ये सेल कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करता है जिसके कारण सॉइल एक्टिवली क्या करता है, आयंस को क्रिएट करता है ना। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल। और यही आयंस जो है जो डेवलप होते हैं सॉइल के अंदर, है ना, रूट्स के पास, ये रूट्स और सॉइल में डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं ताकि एक कंसंट्रेशन क्रिएट हो सके। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। और इसी कारण से क्या है, वाटर सॉइल से रूट्स की तरफ मूव करती है ताकि ये डिफरेंसेस को क्या किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। दिस मीन्स दैट देयर अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम। और इसका मतलब ये है कि इसके कारण क्या होता है कि स्टेडी मूवमेंट होता है वाटर का इन रूट जाइलम, क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश अपवर्ड। और इसी कारण से एक कॉलम जो है जो क्रिएट होता है जिसमें वाटर जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है। However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant। लेकिन सिर्फ इतना ही प्रेशर काफी नहीं है उसके लिए, ठीक है, कि जिसमें वाटर को इतने ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके साधारण तौर पे जो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटेजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, है ना। तो प्लांट्स को क्या है कि एक ऐसे स्ट्रेटेजी का जरूरत है कि जिसमें जाइलम जो है अपवर्ड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी तक क्या कर सके, वाटर को पहुंचा सके, ठीक है, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा होता है तो उतना ज्यादा प्रेशर तो क्रिएट होगा नहीं रूट जाइलम के द्वारा। तो एक अलग प्रकार का सिस्टम हमको चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, है ना, जो कि प्रोवाइड करता है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर का सप्लाई के लिए। द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ, है ना। तो जो मेन पर्पस है हमारा वाटर सप्लाई का, वो पर्पस क्या है, तो पर्पस है हमारे लीव्स तक पहुंचाना, है ना, जिसमें क्या है कि वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल इन द लीफ। जहां पे स्टोमाटा क्या करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है, जो वाटर जाइलम वेसल्स के द्वारा जो लीफ तक पहुंचते हैं उनमें उसको रिप्लेस करता है। इनफैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्फ ऑफ द लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट। यानी लीफ के पार्ट पे, ठीक है, लीफ के पार्ट पे क्या होता है कि यहां से इवेपोरेशन क्रिएट होता है, ठीक है। इस इवेपोरेशन के कारण क्या है कि एक सक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन होगा किसका, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ये यहां तक पहुंचते हैं जाइलम के थ्रू, ठीक है। तो यहां से जब ये इवेपोरेट होंगे तो इस वेसल्स में क्या होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। यानी जब वेपराइज्ड होगा इसके अंदर का तो एक सक्शन क्रिएट होगा जो कि पानी को क्या करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी जो वाटर का लॉस हो रहा है प्लांट्स के एरियल पार्ट से, है ना, ये एरियल पार्ट को दिखा रहा है ना, तो ये सब क्या है हमारा एरियल पार्ट है। तो यहां से वो इवेपोरेट होता है, ठीक, जिसके कारण क्या है एक सक्शन क्रिएट होती है जिससे वाटर जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक। आई बात समझ में। Thus transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to the leaf। तो बेसिकली
जो ट्रांसपिरेशन है ये हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन करने में और वाटर को अपवर्ड मूव करने में, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व फॉर्म होते हैं जहाँ पे ये रूट से लीफ तक पहुँचता है। इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, है ना, और ये हेल्प भी करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। और ये जो रूट प्रेशर है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रातों में। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन, तो दिन में क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होता है। द ट्रांसपिरेशन पुल्स बिकम्स अ मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम, है ना। तो जिसके कारण क्या है कि स्टोमाटा ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, और जब हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो अपने सरफेस पे जो वाटर है उसको वो रिड्यूस करेगा, यानी इवेपोरेट करेगा। और इवेपोरेशन के कारण जो है सक्शन ज़्यादा क्रिएट होगा, क्योंकि दिन में ज़्यादा ये पॉसिबल है ना। तो वही कह रहा है कि जो रूट प्रेशर है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट, रात में हो जाता है इसका इफेक्ट। ड्यूरिंग द डे जब स्टोमाटा ओपन होता है, द ट्रांसपिरेशन पुल्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स, है ना, तो दिन में ये ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है, जिससे वाटर जो है तुरंत ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है और मिनरल्स का प्लांट्स में, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं, कंसिडर करते हैं कि कैसे जो प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ये पर्टिकुलरली जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये मूव होता है लीफ से वहां तक जहां पे ये फॉर्म हो रहा है, वहां से लेकर प्लांट्स के अदर पार्ट तक। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट ऑक्योर्स इन द पार्ट्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम, है ना। तो बेसिकली जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बनता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, एंड इट ऑक्योर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज, है ना, जो कि वेस्कुलर टिश्यूज के पार्ट में होता है, जहां पे हम लोग इसको कहते हैं फ्लोएम। बिसाइड द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जहाँ पे फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड को और अदर सब्सटेंसेस को। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, और ये सारे सब्सटेंसेस स्पेशली डिलीवर्ड होते हैं स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स में। फ्रूट्स एंड सीड्स टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, और फ्रूट्स एंड सीड्स के फॉर्म में जहाँ जो ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं वहां पर पहुंचता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction, ठीक है। तो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है और अदर सब्सटेंसेस जो sieve ट्यूब्स में क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं विथ हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसके कारण ये प्लांट्स के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में मूव हो पाता है। Unlike transport in xylem, which can largely explain by simple physical process, है ना, जहाँ पे हमने जाइलम का पढ़ा जो कि एक लार्जली एक्सप्लेन होता है सिंपल फिजिकल फोर्सेस के द्वारा, बट जबकि ट्रांसलोकेशन जो है इन फ्लोएम अचीव बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी मटेरियल लाइक सोर्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, ठीक है। तो जबकि ट्रांसलोकेशन में क्या है, ये अचीव होता है यूटिलाइजिंग एनर्जी, जैसे कि मटेरियल जो है सोर्स से ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू फ्लोएम टिश्यू, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एटीपी से एनर्जी को रिसोर्स करती है। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट, और ये इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को टिश्यू के अंदर, जो कि कॉज करता है कि इसके अंदर वाटर मूव हो सके। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर, है ना, जहाँ पे ये प्रेशर मूव करती है मटेरियल को इन द फ्लोएम टू टिश्यू, जहाँ पे क्या है,
प्रेशर कम होता है, दिस अलाउ द फ्लेम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। और इसी के कारण जो फ्लेम है, जो भी मटेरियल्स है, तो प्लांट्स के नीड के अकॉर्डिंग जो उसको रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम उसको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट्स, स्टीम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड्स एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जो कि स्प्रिंग्स में जो शुगर स्टोर्ड होता है रूट्स में और स्टीम में, टिश्यू इसको ट्रांसपोर्ट करती है टू द बर्ड्स विच नीड्स एनर्जी टू ग्रो, है ना। यानी बर्ड्स को जो कलियां होती है, ठीक है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। तो चलिए, आज जो है हम लोगों ने, ऐसे भी सेशन हमारा लंबा हो चुका है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन को हमने दोनों चीज़ों में देखा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब आपका लास्ट सेक्शन बच रहा है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को हम अगले चैप्टर में, अगले सेशन में कवर करेंगे, जिसमें हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स दोनों में पढ़ेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी में अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो आपके जो भी थॉट्स हैं या फिर इस सेशन के रिगार्डिंग आपके जो भी पर्सपेक्टिव है, या अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, या फिर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो आसानी से आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। हमें खुशी होगी कि इस सेशन को लेके हम आपकी कुछ मदद कर पाए, ठीक है। और डे टू डे हम इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप क्वेश्चनिंग। गुड बाय।